स्टूडेंट्स, मैं बिट्टा खंडेलवाल आपको वेक्टर सीरीज के तीसरे वीडियो में लेके जा रहा हूँ। दूसरा वीडियो थोड़ा सा तकनीकी वजह से हम लोग थोड़ा छोटा बना पाए, पूरा नहीं बन पाया। तो दूसरे वीडियो में जहाँ एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था किसी भी वेक्टर को का डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने बता दिया था कि आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, पैरेलल कहीं भी उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है समझना, या किसी भी वेक्टर को लिखते किस फॉर्म में, क्या फॉर्म होती है। तो ध्यान सुनिएगा, कोई भी पॉइंट है उसके तीन एक्सिस होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स के भी होते हैं, वाई के भी होते हैं और जेड के भी होते हैं। दोबारा मेरी बात सुने, कोई भी पॉइंट है उसके तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स के भी, वाई के भी और जेड के भी। ठीक है, ठीक है। अब उसमें लिखने का उसका तरीका ये है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ये एक्चुअल में है क्या? एक्स के साथ एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई के साथ वाई का कोऑर्डिनेट और जेड के साथ जेड का कोऑर्डिनेट, जेड से जेड का कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है, और समझे अच्छे से। एक्स का कोऑर्डिनेट का मतलब है, ये देखो आप लोगों को मैं बता दूं, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए लेंथ है और मुझे y पे वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? y। यहाँ से यहाँ तक ये z एक्सिस का 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक ये x एक्सिस का 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक ये y एक्सिस का 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक ये x यूनिट का 1 यूनिट है। तो भाई आप लोगों को हम लोग करना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू है 3 4 और 5, मान लीजिए इस जगह कोऑर्डिनेट की वैल्यू, इसको लिखेंगे कैसे? एक यूनिट का मतलब x की वैल्यू i, ठीक है। अब हमको 3 यूनिट लिखनी है इस पॉइंट की, 3 यूनिट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3i। मतलब एक यूनिट की वैल्यू को उसको 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये i क्या है? i एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर के ऊपर ये कैप लग जाता है, i कैप, j कैप, k कैप। i एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर के ऊपर आपकी कैप लग जाता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा, मुझे यही तो लिखना है कि भाई x में कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो एक यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू 3 यूनिट है। ऐसे y की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट। तो 4 और ये यूनिट है y की यूनिट, y की यूनिट को किस में मेजर किया गया है? y की यूनिट को हमने मेजर किया j में। ऐसे ही z की यूनिट को हमने मेजर किसमें किया है? k में। तो y की जितनी भी यूनिट है वो z के फॉर्म में आएगी और z की यूनिट जितनी है उसे हम k के फॉर्म में लिखेंगे। तो ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर को लिखते कैसे हैं या उसके कंपोनेंट क्या है, इन्हें हम कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक i वाला, एक j का वाला और एक k वाला। x i, y j और z k, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, ये i क्या है? ये i यूनिट वेक्टर है। i क्या है? i एक यूनिट वेक्टर है, k एक यूनिट वेक्टर है, j एक यूनिट वेक्टर है। और इसे क्यों लिख रहे हैं ये भी समझो, मैं यही तो लिखूंगा। अरे 3 यूनिट, इस पॉइंट में 3 यूनिट, तो एक यूनिट को हमने क्या बोला? i, तो इसका क्या होगा? 3i। 4 यूनिट, एक यूनिट का, इसकी एक यूनिट को हमने क्या बोला? j, तो इसकी क्या देगा? 4j। 5 यूनिट, इसके एक यूनिट को हमने क्या बोला? k, तो 5k, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर को लिख सकते हैं। इसे हम आर वेक्टर का भी नाम दे सकते हैं, यानी दो में भी लिख सकते हैं, सिंगल भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वेक्टर कंपोनेंट समझ में आ गए, किसी वेक्टर को लिखेंगे कैसे? x, y और z के कंपोनेंट में, ठीक है। ये आपके बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप भी आएगा। उसमें i कैप का मतलब होता है x के कंपोनेंट, y का मतलब, j कैप का मतलब होता है y के कंपोनेंट और k कैप का मतलब होता है z के कंपोनेंट। क्लियर है आप लोगों को? ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अभी तक हमने जो भी वेक्टर निकाला था वो एक पोजीशन वेक्टर के रूप में निकाला था। अब हम ऐसे वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें 2 पॉइंट हो, एक वेक्टर जो 2 पॉइंट से ऊपर जा रहा था। अभी तक एक पॉइंट दे रखा होता था और दूसरा पॉइंट हम ओरिजिन को मान के चल रहे थे। वैसे तो हम मैं बता दूं, हर एक वेक्टर के 2 ही पॉइंट होते हैं, इनिशियल एक टर्मिनल। लेकिन वहां पर जब एक पॉइंट गिवन होता और कुछ नहीं गिवन होता तो हम क्या करते हैं? दूसरे पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं
हालांकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा 0 0 0 होते हैं, इसलिए उस पर उस वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम सीधे उस सेकंड वेक्टर के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम सीधा x y और z के रूप में लिख देते हैं। अरे भाई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जितने भी थे उसको हम क्या लिखते थे, अभी बताया था मैंने, x i y j और z के लिए। क्लियर है? ओके, अब हम बात करें एक ऐसे वेक्टर के जिसके 2 पॉइंट गिवन हो, तो यहाँ से यहाँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते थे, इसमें से ये लेस करते थे, इसमें से ये लेस करते थे, इसमें से ये लेस करते थे। वहां पर जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होती तो वहां तो आप क्या भी कुछ भी कर सकते थे, x - x2 कर दो, x2 - x1 कर दो, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करता है और डायरेक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव मैटर करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा जब वेक्टर में आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है या वेक्टर बनाकर लिखना है तो आप लिखेंगे किसमें से, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना क्या करेंगे, अगर आप लोगों को 2 पॉइंट दे रखे हो, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो और आपको उसे एक वेक्टर के रूप में लिखना है, तो लिखना कैसे है, x2 - x1 i। तो ये इसका तो यही है ना, अरे बात समझ आ रहा है? उसमें तो 0 था, तो आप जैसे मान लो ये यहाँ पे x है तो x - 0, इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए x मान लिया। तो x2 - x1, ऐसा नहीं है कि आप सर वहाँ तो x है मान, या 2 है इसलिए इस वाले को 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे इसे x y z और x1 y1 z1 मान सकते हैं, कुछ स्टूडेंट इसे x2 y2 z2 मान सकते हैं, वो तो मानने का। लेकिन ध्यान रखना है निश्चित बात, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट। तो y2 - y1 z2 - z1, इस तरीके से किसी को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिया और इसके वैल्यू है हमारे पास 8, 5 और 2, 3, और इसके पॉइंट है हमारे पास 3, 4, 5, जो भी है मान लो मैंने कैसे माना है आइडिया से। तो आप कैसे लिखेंगे, 8 - 3i, ठीक है। इसके अलावा 5 - 4j, इसके अलावा 3 - 5k। मैंने कोई ऐसे नहीं दिखा दिया किधर आया, मैंने एक आइडिया दिया है और नेगेटिव इसलिए बताया। 8 - 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5i, 5 - 4 1j, और 3 - 5, तो माइनस का 5 ज्यादा है, इस बार -2k है। बात क्लियर हो गई अच्छे से? तो आप लोगों को देखा कि आप ए बी वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है हमेशा इनिशियल पॉइंट में से ही आपको आपका टर्मिनल पॉइंट में से ही आपको इनिशियल पॉइंट लेस करना है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए, जब दो पॉइंट हो तो कैसे वेक्टर बनाएंगे। ये छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ, आपको लग रही होगी छोटी छोटी बातें, पर इन चीज़ों को सीखेंगे आगे जब मेन क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आराम से चीज़ें होने लगेंगी। स्टूडेंट, आप लोगों ने 2D क्लास में 10th क्लास में 11th क्लास में जब 2D ज्योमेट्री स्टडी की थी, तब आप लोगों को 2 पॉइंट दे रखे होते थे, दो पॉइंट दे रखे होते थे A और B, और वहां पर आप लोग x1 y1 और x2 y2 अगर कोऑर्डिनेट देते थे तो याद करिए आप क्या करते थे, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर करते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वहां पे 2 पॉइंट में हमने डिस्टेंस निकाली, तो हम डिस्टेंस का मतलब a से b तक की लेंथ तो निकालते थे। अरे डिस्टेंस का मतलब a से b तक का मैग्नीट्यूड तो निकालते थे। मैग्नीट्यूड का मतलब है लेवल, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ होगी, इसे ही तो हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो जिस तरीके से हम 2D में निकालते थे वैसे ही हम 3D में निकालेंगे, बिल्कुल वैसे की वैसे। वैसे हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, हमें करना होगा x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, और साथ के साथ अब की बार क्योंकि वहां तो केवल x और y ही होते थे, यहाँ x और y के साथ साथ z भी होता है। और जब z होता है तो यहाँ पर फॉर्मूले में x के साथ साथ y के साथ साथ z भी आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए। तो हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाएंगे, इस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे। x2 - x1, मैं फिर कहूँगा यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ फर्क पड़ सकता है, वहाँ फर्क पड़ सकता है। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी कर लोगे तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा y2 - y1
का स्क्वायर Z2 माइनस Z1 क्लियर। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया इस तरीके के वेक्टर का, क्लियर। अब मान लीजिए अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है, अभी बताया था मैंने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, क्या xi yz और z के इस तरह की फॉर्म में कोई वेक्टर दे रखा हो, ठीक है। जैसे मान लो एक वेक्टर है cd और इसका मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं उसे इस फॉर्म में लिखते हैं ab वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर। मॉडुलस क्यों लगाया है? मॉडुलस लगाने की वजह क्या है? क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा उसमें आता है पॉजिटिव वैल्यू में आता है। किस में आता है? पॉजिटिव में। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे कोऑर्डिनेट नेगेटिव क्यों ना हो, ठीक है। अब आप लोग खुद भी देखें, अगर जैसे ये CD वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, वही पुराना तरीका है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1, यहाँ पर में ये पोजीशन वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर है। और प्यारे बच्चों पोजीशन वेक्टर में इस जगह की वैल्यू क्या आती है? 0, ठीक है। या तो पोजीशन वेक्टर यहाँ ऑलरेडी लेस किया हुआ होगा, तो इस जगह के इसमें x माइनस 0 करोगे, अरे यहाँ पर कोई है तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, ये तो करोगे। तो 0 लेस करने से क्या फर्क पड़ता है? आप डायरेक्ट x का स्क्वायर कर दीजिए। अरे भाई यहाँ पर आप ऐसे ही तो करते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? दोबारा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक वेक्टर बना हुआ है, ये दोबारा ऐसे कोई वेक्टर बना हुआ है x y और z, ठीक है, क्लियर। ये O है और ये P है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, यही तो करेंगे, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 और 0, ठीक है। तो x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस, वही सेम चीज आ रही है, ठीक है, क्या स्क्वायर। लेकिन जब 0 लेस करेंगे तो मतलब ही नहीं इस चीज का, इसलिए क्या आएगा? x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। बात खत्म हो गई यहाँ तक की। तो आप लोग समझ गए किस तरीके से हम लोग ये निकाल पा रहे हैं, अच्छे से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक चला वो था कंपोनेंट वेक्टर किसे कहते हैं, और कंपोनेंट वेक्टर में मैग्नीट्यूड यानी उस लाइन की लेंथ कैसे निकाली जाएगी। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है मॉड्यूलस में लगाना है, वही बात है, ये भी वही सेम चीज है। यहाँ x2 माइनस x1 किया तो x1 की तो वैल्यू 0 0 आ रही है, ये तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप लोग x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर करके रूल कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। स्टूडेंट स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट भी मैं थोड़ा समझा दूं, इस पे भी एक क्वेश्चन बनेगा आगे। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, मेरी गारंटी है आगे जब सवाल हम करेंगे तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिएगा। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट में डिफरेंस बिल्कुल सिंपल सा है। स्केलर कंपोनेंट मतलब विदाउट डायरेक्शन कोई भी क्वांटिटी क्या होती है, और वेक्टर कंपोनेंट का मतलब डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ, अगर मान लो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि भाई इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है, तो सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को लिखना है 357। लेकिन अगर आप लोग वेक्टर कंपोनेंट ये पूछे जाए आपको क्वेश्चन की वेक्टर कंपोनेंट क्या है, तो आपको इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके डायरेक्शन को भी लिखना है। डायरेक्शन ये आई केप, जे केप और के केप को बोलते हैं। प्यारे बच्चों डायरेक्शन का रोल प्ले करता है, इसलिए आई केप, जे केप और के केप, इसलिए जब वेक्टर कंपोनेंट लिखोगे तो 3i, 5j और 7k लिखा जाएगा। तो अब आप देखिए हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, कैसे फाइंड करें किसी भी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। पहले तो आप समझ लो यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें, मैग्नीट्यूड नहीं, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करें किसी भी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करें। ए वेक्टर कन्वर्ट इनटू यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करें। तो पहले हम समझते हैं किस चीज का मतलब क्या है। भाई यहाँ से यहाँ तक ये ए वेक्टर है, इसकी लगभग मान लीजिए 5 यूनिट या 6 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक उसकी 6 यूनिट है, या 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए ये वेक्टर है यहाँ पर।
यहाँ तक उसकी 5 यूनिट है। अब ये 5 यूनिट ए वेक्टर की है, हमें इसकी जो पहली यूनिट है इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। ये जो पहली यूनिट है इसको हमें वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? वेक्टर की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान समझ लें। इसमें सबसे पहले तो हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इस वेक्टर का क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। बात क्लियर हो रही है? दोबारा से मेरी बात सुन लें, इस पूरे वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अरे बात समझ क्लियर? तो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है। कैसे निकालते हैं हम लोगों को पिछले लेक्चर में बताया, पिछले इसे थोड़ी देर पहले बताया कि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर का रूट कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है। अगर इसी मैग्नीट्यूड से इसी वेक्टर को डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है यूनिट वेक्टर। इसी से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में डिवाइड करना है तो आपको उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर में किसी भी वेक्टर को, ठीक है। आइए किसी भी वेक्टर को कैसे डायरेक्शन यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करें, बड़े आराम से आप चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है आप लोग जानते हैं, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ। याद करना अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। भारत का नक्शा, भारत का मैप तो फील कर सकते हैं आप लोग। हम जानते हैं ऊपर नॉर्थ होता है जम्मू कश्मीर की तरफ, ठीक है। इस तरफ अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट आपका जो भी है ईस्ट में असम वगैरह सब इधर ही आते हैं ईस्ट की तरफ। और साउथ अगर नीचे होता है तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इतना तो आइडिया है ना। नीचे साउथ होता है, ऊपर की तरफ लगभग नॉर्थ होता है। और इस तरफ हमारा वेस्ट होता है। वेस्ट गोवा कल्चर वेस्ट का, तो इधर वेस्ट आता है। वेस्ट में आपके महाराष्ट्र, गोवा होते हैं। तो इस तरीके से ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। अब अगर आपको किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंड डिग्री के अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे देखिए। 45 डिग्री इन नॉर्थ ईस्ट, 45 डिग्री इन नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ से आपको 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितनी डिग्री? 45 डिग्री। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ होता है, इससे इधर देखते हैं। अरे बात समझ, ये वाला ऐसे बोला। 30 ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ कितना? 30 डिग्री। बात समझ में आ रही? क्लियर है? कैसे? मान लो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो आप क्या करते हैं? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। क्लियर? बात समझ में आ रही? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हमारे टॉपिक में हमने आपको ये समझा दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा जितनी बातें मैंने इस वीडियो में और पिछले वीडियो में बताई है, हालांकि इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लेन की है जो पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज में नहीं, आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी काम आएगी। ठीक है, हमारी जो अभी 10.2 आने वाली उसमें भी काम आएगी। तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। एक आध क्वेश्चन हालांकि आप कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से और समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी एक्सरसाइज 10.1 का देखिएगा। 10.1 की इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी 1, 2 और 3 तो आप खुद से कर सकते हैं। अगर तकलीफ आई तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेक्टर क्या होता है? प्यारे बच्चों ध्यान समझना, अगर कोई वेक्टर के अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर का इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो तो वो वेक्टर क्या कहलाते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ए और डी को देखिए, ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक ही पॉइंट से। तो प्यारे बच्चों ए एंड बी आपस में क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अब बात है इक्वल। याद करिए इक्वल वेक्टर की क्या डेफिनेशन थी, आज ही के स्टार्टिंग वीडियो में बताया था हमने कि इसी वीडियो के शुरू में या पिछले इससे थोड़ा सा पिछला जो है उसमें देखिएगा, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है, आप लोग देखिए डी और बी का डायरेक्शन भी सेम है, डी और बी का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डी और बी इक्वल वेक्टर कहलाएंगे।
उसके बाद है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आप देखो ये कोलिनियर है, बिल्कुल है, बट ये इक्वल हम नहीं ले सकते। ये कोलिनियर है क्योंकि हमने ये कहा था कोलिनियर के अंदर पैरेलल होना चाहिए, फिर वो चाहे इक्वल हो चाहे नहीं हो, फिर वो चाहे उसका डायरेक्शन सेम हो चाहे नहीं हो। तो हम ये देखें यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है, ए और सी का डायरेक्शन अलग अलग है, ए और सी का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ए और सी का कोलिनियर तो हो सकते हैं क्योंकि ए और सी पैरेलल है, ठीक है। ए और सी का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ए और सी पैरेलल तो है ही ना, इसलिए ए और सी आपस में कोलिनियर होंगे, ठीक है। पर इक्वल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ए और सी का डायरेक्शन अलग अलग है। ध्यान सुन लो, इक्वल वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ये डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इक्वल तो नहीं हो सकते। लेकिन कोलिनियर के लिए तो हमें सिर्फ इतना सा चेक करना था ना कि पैरेलल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो बताओ ये और ये तो पैरेलल है, इसलिए आप क्या कहेंगे, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। क्लियर? ठीक है।